हम अपनी टॉक स्टार्ट करते हैं। ये टॉक यूनिवर्स के बारे में है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और डार्क एनर्जी के बारे में है। तो इस टॉक में पहले इस मेन पर्पस हमारा ये है, इस टॉक में आपको हम ये बताएंगे कि कैसे इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है एक तरफ, और एक तरफ बहुत ही छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं डिस्टेंसेस के। यूनिवर्स लार्जेस्ट स्केल का सबसे बड़े डिस्टेंसेस जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो सबसे छोटा डिस्टेंस आप बल्कि इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो इसमें पहले आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। आपको हम बहुत सारी पिक्चर दिखाएंगे और आइडिया होगा कि आपको हम ये एक फीलिंग डेवलप कराने की कोशिश करें कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। एक्चुअली होगा ये कि आपको हम ये फीलिंग डेवलप नहीं करा पाएंगे यूनिवर्स कितना बड़ा है। आपको फीलिंग हम ये डेवलप करा पाएंगे कि आप ये फील ही नहीं कर सकते कि डिस्टेंस कितना बड़ा है यूनिवर्स। ये डिस्टेंसेस इतने बड़े हैं कि ये इसके बारे में फील करना पॉसिबल नहीं है। नंबर देने को कह सकते हैं कि 90 बिलियन लाइट ईयर्स क्या होता है बाद में बताएंगे, 10⁻24 किलोमीटर। और इंपॉर्टेंट चीज ये रियलाइज करना है कि ये साइज है ऑब्जर्व यूनिवर्स का, इतना हम देख चुके हैं यूनिवर्स को। एक्चुअल यूनिवर्स कितना बड़ा है किसी को नहीं पता अभी। यूनिवर्स हो सकता है इनफाइनाइट हो, क्वाइट लाइकली इट माइट बी जस्ट इनफाइनाइट, अनंत हो सकता है यूनिवर्स। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतने बड़ा यूनिवर्स जिसमें इस फिल्डअप ऑफ गैलेक्सीज, इसके बाद आपको पिक्चर दिखाएंगे हम, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, और ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन है, इसको समझने के लिए हमको एक तरफ समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जहां आपको अभी हमने बताया कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट स्केल आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएं, आपने एटम के बारे में सुना तो हो गई, एटम को आपने शायद पिक्चर्स भी देखी होंगी। आजकल माइक्रोस्कोप्स हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ये सब माइक्रोस्कोप भुवनेश्वर में मिल जाएंगे, हमारे इंस्टीट्यूट में भी हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एटम तो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, उनको देख भी नहीं सकते आप। उनको मालूम करने के लिए बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल का साइज जो है वो 10⁻18 सेंटीमीटर होता है। ये 0.00017 फिर 1 इतना छोटा होता है एलिमेंट्री पार्टिकल। और ये भी डिस्टेंस इतने छोटे हैं कि इनको भी आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने छोटे डिस्टेंसेस हैं। और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इसको पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग कनेक्शन ये हमको पिछले लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स में मिला है कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का इंटरेक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड यूनिवर्स हमारा कैसे इवॉल्व हो रहा है ये समझने के लिए। ये कनेक्शन, इंटरकनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरकनेक्शन है। और इसके कोर में कैसे एक कनेक्शन अराइज करता है, ये हॉट बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स अराइज करता है। आपने शायद नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स बेसिकली ये कहती है कि यूनिवर्स शुरू में बहुत छोटा था, बहुत हॉट था, और इवेंचुअली एक्सपैंड करता गया और बाद में हमारा आज का यूनिवर्स बना। और उस हॉट बिग बैंग थ्योरी की वजह से, क्योंकि यूनिवर्स बहुत शुरू में हॉट था, बहुत ही टेम्परेचर ज्यादा था, ये पॉसिबिलिटी आती, आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स को समझे बिना यूनिवर्स का एवोल्यूशन नहीं समझ सकते आप। और आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका नाम की जरूरत नहीं है, मेनली ये है कि आपने न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r²। कोई दो बॉडी एक दूसरे को अटैक करती है, उसका मॉडर्न स्वरूप है ये। आइंस्टाइन ने उसकी मॉडर्न थ्योरी दी थी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपको हम थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, कि ये जो फोर्स है खाली मास पे डिपेंड नहीं करता। पहले न्यूटन ने सोचा था खाली मास पे डिपेंड करता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो बॉडी है उसके पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे है। इसकी वजह से ये इंटरकनेक्शन है यूनिवर्सल के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन पार्टिकल इंटरेक्शन। तो स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स को अगर लोग डिस्कस करें यूनिवर्स के, तो पहले तो एलिमेंट्री पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं जहां से आपने शायद देखा सुना तो होगा कि एटम का साइज है वो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
10⁻8 सेंटीमीटर 0.0070 अनुमान है, इतना छोटा होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और एटम का स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं, आपको मालूम होगा। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻12 सेंटीमीटर। न्यूक्लियस को आप किसी माइक्रोस्कोप से डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशल प्रोसेस चाहिए होती है, उसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दो एटम को कोलाइड करते हैं, उससे स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है। न्यूक्लियस भी और छोटे चीजों का बना होता है, उन्हें कहते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, नाम सुना हो आपने शायद। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का साइज होता है 10⁻13 सेंटीमीटर। हमारे इंस्टीट्यूट में भी है, एटम से 1,00,000 गुना छोटा, मतलब एटम से 1,00,000 गुना बड़ा होता है बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साइज से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले समझा जाता था कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मतलब उनका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अब मालूम है कि वो भी और एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं, उन्हें कहते हैं क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स। क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स तो अभी तक जहां तक हम लोग समझते हैं वो पॉइंट लाइक है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अब जितने भी एक्सपेरिमेंट अभी तक हम लोगों ने किए हैं, उससे जितना भी साइज नाप सकते हैं हम लोग, वहां तक स्ट्रक्चर नहीं मिला है हमको। उनका साइज 10⁻18 से छोटा है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स एंड न्यूट्रिनोज वगैरह, तो ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनका हम लोग को स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं पॉइंट लाइक है वो। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई पॉइंट लाइक है, होता है कि बहुत ही छोटी स्केल पे उनका कोई स्ट्रक्चर हो। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो, स्ट्रिंग थियरी होती है, जिसमें ये पॉस्टुलेट होता है कि हर पार्टिकल पॉइंट लाइक नहीं होता है, एक छोटी सी स्ट्रिंग की तरह होता है, लेकिन स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि आप देख नहीं पाते, आपको लगता है पॉइंट पार्टिकल की तरह। तो ये बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस है एलिमेंट्री पार्टिकल, हमारा ये स्ट्रक्चर है। और इनको समझने के लिए हमने बताया कि माइक्रोस्कोप कोई काम नहीं कर सकता। इनको समझने के लिए, इनका स्ट्रक्चर समझने के लिए लार्ज एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। लार्ज एक्सेलरेटर इसलिए करने पड़ते हैं कि इन पार्टिकल्स को, जैसे एटम को, न्यूक्लियस को बहुत ही हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करना पड़ता है, बहुत ही हाई एनर्जी पे, और फिर इनको कोलाइड करते हैं। टूट जाते हैं तो उनके अंदर के जब एटम से टूट जाते हैं तो उनके अंदर क्या है वो निकलता है, तो उससे हमको मालूम होता है कि क्या उनका साइज है। ये इन्हीं स्टडी से हमको ये मालूम होता है कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह किससे बने हुए हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, इन सबको समझने की जरूरत है। आपको हम बाद में बताएंगे। इनके लिए बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एक्सीलरेटर एक्सपेरिमेंट। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सुना होगा आप लोगों ने, वो इसी के लिए कर रहा है, इसी के लिए इन पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को समझने के लिए हो रहा है। तो जहां तो एक तरफ हम पार्टिकल्स का इंटरेक्शन, दूसरी तरफ इन पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को समझ के हम समझ पाएंगे कि हमारा पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है, कैसे इवॉल्व होगा। सो अब जाते हैं यूनिवर्स की तरफ। एलिमेंट्री पार्टिकल देख लिया, बहुत छोटे थे, उनको समझना जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो उसके लिए शुरू करते हैं कहाँ से? आप अर्थ से शुरू करते हैं। पहले अर्थ का साइज है डायमीटर 12,800 किलोमीटर, बहुत बड़ी लगती है आपको, लेकिन सन इससे 100 टाइम्स बिगर है। सन हम लोग का नियरेस्ट स्टार, और हम लोग का जो आकाश गंगा है मिल्की वे, उसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं, सन की तरह के, या सन से बड़े भी हैं, कुछ सन से छोटे भी हैं, सन से बड़े भी। 100 बिलियन स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे में खुद। और ऐसी ही बाय द वे, आई मीन बिलियन इज 100 करोड़, तो 100 करोड़ बिलियन हुआ तो 100 बिलियन हो गया 10,000 करोड़, समथिंग लाइक दैट, 100 अरब ये कहते। तो देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो ये समझिए यूनिवर्स इतना बड़ा है, हमारी आकाश गंगा जो है मिल्की वे, उसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं जो सन की तरह के हैं, और जितनी गैलेक्सीज हम देख पाते हैं वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। डिस्टेंस जो नियर स्टार का है वो आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻13 किलोमीटर। ये साइज ऑफ मिल्की वे 10⁻18 किलोमीटर। ये डिस्टेंस इतने बड़े होते हैं कि इनको किलोमीटर में देने कोई मायने नहीं होते, तो इनको डिस्टेंस को देने की एक अप्रोप्रिएट यूनिट है लाइट ईयर। वो अच्छी यूनिट है, वो कई वजह से अच्छी यूनिट है, वो आपको बताएंगे क्यों है। लाइट ईयर का मतलब होता है सबसे तेज चलने वाली चीज जो हमको मालूम हो लाइट, इससे तेज कोई चीज नहीं चलती। लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। यहाँ से चंद्रमा की दूरी करीब करीब उतनी है, तो एक सेकंड में पहुंच जाती है चंद्रमा लाइट। तो ये सबसे तेज चलने वाली चीज मालूम है हमको। एक साल में कितनी दूर चलेगी लाइट, उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर टर्न्स आउट इज अबाउट 10⁻13 किलोमीटर, एक के बाद में 13 जीरो किलोमीटर। तो उसमें अगर देखें तो हमारी जो मिल्की वे है उसका साइज है वो 100,000 लाइट ईयर्स।
अच्छा, ये जो डिस्टेंस हम लोग यूनिट यूज करते हैं लाइट ईयर्स की, ये एक तो कन्वीनियंट यूनिट है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस आप दे सकते हैं। एक और इसकी वजह ये भी है कि हम जब तारों को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, गैलेक्सी को देखते हैं, तो वो टेलीस्कोप से देखते हैं। टेलीस्कोप से कैसे देखते हैं कि वहां से लाइट आती है, उसको हम स्टडी करते हैं। लाइट तो अपनी स्पीड से आती है। तो आपने जैसे आपने प्रॉक्सिमा सेंटारी है, 4 लाइट ईयर अवे है, 4 लाइट ईयर अवे, आपने उसकी फोटो आज ली, लेकिन वहां से लाइट को यहाँ आने में 4 साल लगे। इससे क्या मतलब हुआ कि आपने जो आज फोटो ली है, वो आज की फोटो नहीं है उस स्टार की, वो फोटो उस स्टार की तब है तो 4 साल पहले जैसा था। आप उसको 4 साल यंगर देख रहे हैं। ये तो खैर नियरेस्ट स्टार है। अगर आपको हम एक गैलेक्सी दें जो 100 मिलियन लाइट ईयर अवे है, 100 मिलियन लाइट ईयर, उसकी आप फोटो लीजिए आज, तो आपको वो गैलेक्सी वैसी दिखाई पड़ेगी जैसे 100 मिलियन ईयर्स अगो हुई। आपको पिक्चर देखते होंगे, 100 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे क्या था आपको मालूम है? डायनासोर घूमते थे यहाँ पे अर्थ के ऊपर। तो 100 मिलियन ईयर्स वो डायनासोर थे यहाँ पे, उस समय वो गैलेक्सी कैसी थी वो आप आज देख पाते हैं। तो यू आर गोइंग इन पास्ट। आप जितना दूर की चीज देखेंगे उतना पास्ट में जाएंगे यूनिवर्स के। ये एडवांटेज है इसमें, लाइट ईयर की डिस्टेंस देखेंगे। तो ये अब आपको हम बहुत सारी पिक्चर दिखाएंगे। इनका पर्पज सिर्फ ये है कि आपको कुछ आइडिया हो कि यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है। ये हमारी मिल्की वे है, आकाशगंगा। इसको अगर आप अंधेरे में बाहर कहीं निकल के देखें, शहर की लाइट से दूर, तो आपको सैकड़ों तारे ऊपर दिखेंगे और एक बादल की तरह का रास्ता दिखाई पड़ता है ऊपर का। ये टेलीस्कोप से लिया हुआ पिक्चर है। ये एक बड़े टेलीस्कोप से ली हुई पिक्चर है, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसी आकाशगंगा होती है, जो बादल टाइप का जो पार्ट है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये हमारे गैलेक्सी का एक क्लस्टर है, स्टार क्लस्टर। इसमें हजारों स्टार है। आपको हम ये सब इसलिए दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये एक स्टार हमारे स्टार की तरह, सन की तरह के है। एंड डोंट फॉरगेट, हमारा स्टार हमारी अर्थ से 100 गुना, 100 गुना बड़ा है। ये एक और ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं, इसमें लाखों तारे हैं, लाखों स्टार। ये सब लाखों स्टार बहुत पास पास हैं। और ये लाखों स्टार समझ लीजिए हमारे स्टार से बड़े या उसी टाइप के हैं, या कुछ छोटे भी हैं। ये इतने बड़े स्टार 1 लाख, ये एक छोटा सा क्लस्टर है हमारी गैलेक्सी का। आपको इससे आइए, ये एक किसी गैलेक्सी की पिक्चर है। ये एक्चुअली देखने में ऐसी है जैसी हमारी गैलेक्सी है। इसको स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। आप इसकी स्पाइरल आर्म देख सकते हैं। तो हमारी गैलेक्सी, आप अपनी गैलेक्सी की पिक्चर तो नहीं ले सकते, हम तो उसी में रहते हैं। लेकिन एक दूसरी गैलेक्सी की पिक्चर ये है, जो हमारी गैलेक्सी की तरह ही देखने में है। और अगर ये हमारी गैलेक्सी होती, तो हमने यहाँ एरो से मार्क किया हुआ है, ये देखिए हम पॉइंटर दिखा रहे हैं, ये रेड एरो से मार्क किया हुआ है। हम अगर ये हमारी गैलेक्सी होती तो हम लोग का सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी और सूर्य वगैरह यहाँ पे होते। सॉरी, यहाँ पे होते, जहाँ एरो हेड है, स्पाइरल आर्म में, सेंटर में नहीं, इतनी दूर होता। तो ये मैं हमेशा जब दिखाता हूँ पिक्चर, तो मैं कहता हूँ लोगों से कि आपको इससे निराशा तो नहीं कि आप सेंटर में नहीं है, क्योंकि लोग जनरली सेंटर, स्टेज के सेंटर में होना चाहते हैं। तो आई होप आप वो नहीं चाहते होंगे सेंटर में होना। यहाँ सेंटर में आपको बहुत रोशनी जो नजर आ रही है, वो इसलिए है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में, और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है ज्यादातर। इस गैलेक्सी के सेंटर में भी है, इसलिए वहाँ इतनी लाइट है। ये ब्लैक होल हम बात करेंगे इसके बारे में। ये गैस को एब्जॉर्ब करता है, उससे लाइट निकलती है। तो ब्लैक होल लाइट एमिट नहीं करता है, लेकिन गैसों से लाइट एमिट है। तो ये इतनी लाइट वहाँ इसलिए कि वहाँ पे सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो अगर वहाँ पे होते हैं हम लोग, तो लाइफ नहीं पॉसिबल होती। हम लोग दूर है, वहाँ पे रिलेटिवली कोल्ड है, तो वहाँ पे लाइफ फॉर्म हो पाएगी। तो हमने बताया था साइज ऑफ गैलेक्सी इज अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स। ये एक गैलेक्सी का क्लस्टर है। 10-15 गैलेक्सी दिख रही होंगी आपको इसमें, 10-15 नहीं, 40-50 गैलेक्सी है, छोटी छोटी गैलेक्सी, सब ये गैलेक्सी है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये सब, हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। ये देखने में लग रहा है जैसे स्टार क्लस्टर हो, लग रहा है ना, छोटे छोटे स्टार, जैसे हमने शुरू में गैलेक्सी दिखाई। एक्चुअली इसमें हर डॉट जो है वो एक गैलेक्सी, ये समझ लीजिए, हर डॉट एक गैलेक्सी है। समझिए हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। अब आपको हम कुछ पिक्चर दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारी गैलेक्सी के पास में और गैलेक्सीज हैं। ये डॉट जो नन्हे नन्हे दिख रहे हैं, कोई स्टार्स वगैरह नहीं है। हर नन्हा डॉट जो है वो एक गैलेक्सी है। ये और दूर जाएंगे तो देखेंगे, इसमें आपको लगता है बादल टाइप का, ये बादल नहीं है। इस बादल के जो छोटे छोटे पॉइंट से बना हुआ है, वो हर पॉइंट एक गैलेक्सी है। तो आप ये देखते हैं गैलेक्सी जो है यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रही है, वो लाइन की तरह पे हैं या सेगमेंट की तरह है, बादलों की तरह हैं, क्लस्टर्स हैं। ये गैलेक्सीज हैं, एक एक
एक एक डॉट इन बादलों का जो है वो एक गैलेक्सी है। एंड डोंट फॉरगेट, हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार है। और दूर पे देखेंगे जाके तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा यूनिवर्स हमारा, बहुत दूर से। इसमें तो जो बादल भी है, छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अब जो यूनिवर्स है वो हर जगह रफी सिमिलर दिख रहा है, एवरेज पे, इन सम सेंस एवरेज पे, बीच में गैप करते हैं लेकिन अगर एवरेज देखिए रफी सिमिलर। ये हमारा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है इस तरह का। तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स है हमारा, और असर्शन ये है, कहना क्लेम ये है, इसको इसका इवोल्यूशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं। तो इस सब के लिए जाते हैं, ये यूनिवर्स के बारे में जब थ्योरीज बनना शुरू हुई तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यूनिवर्स क्या हमेशा ऐसा था जैसा दिखता है आज, या चेंज होता था यूनिवर्स? ये सबसे पहले क्वेश्चन, मीनिंगफुली क्वेश्चन, ये आइंस्टाइन के समय हुआ, क्योंकि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की, उसमें ये क्वेश्चन बहुत नेचुरल हो जाता था कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्स की थ्योरी के, आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते। आइंस्टाइन की थ्योरी में स्पेस टाइम जो होता है वो खुद डायनेमिकल हो जाता है। तो उसके पहले ये क्वेश्चन बहुत मीनिंगफुल नहीं था, आइंस्टाइन के समय क्वेश्चन मीनिंगफुल हो गया। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइंस्टाइन की जब थ्योरी आइंस्टाइन ने बनाई अपनी, तब तक जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि आइंस्टाइन की यूनिवर्स वो जैसा दिखता है वैसे हमेशा रहा होगा, क्योंकि ये सब गैलेक्सी इतनी दूर थी कि अगर वो मूव कर भी रही हो तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती थी बहुत। अगर जैसे कोई बहुत दूर कोई चीज, जैसे मून आप देखते हैं तो आप उसको देखते रहिए तो तुरंत थोड़ी देर में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती बहुत, जो चेंज होती है अर्थ रोटेट करने की वजह होती है। स्टार्स देखते हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती क्योंकि इतनी दूर है कि उनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है लेकिन आप देख नहीं पाते। तो वैसे ही जितने ऑब्जर्वेशन थे उसमें उसमें यूनिवर्स कितना चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ये लोगों को नहीं पता था, ये सबको मालूम था। लेकिन एक कभी कभी होता है कि आप ऑब्जर्वेशन नहीं भी होता है, एक बायस होती है, तो उस समय एक बायस थी कि यूनिवर्स जैसा था वैसे ही रहा होगा। एंड इंटरेस्टिंगली आइंस्टाइन बहुत ही बोल्ड थे, लोगों की बायस एक्सेप्ट नहीं करते थे आसानी से, बट ही ऑल्सो फेल फॉर इट। उन्होंने भी सोचा कि नहीं ऐसे ही रहा होगा यूनिवर्स, स्टैटिक रहा होगा, कोई वजह नहीं थी लेकिन ऐसे सोचा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के बीच में आपस में कैसा फोर्स होता है? खाली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपको मालूम सुना होगा आपने, 4 तरह के फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, एंड और तरह के फोर्सेज होते हैं। लेकिन गैलेक्सीज के बीच में खाली फोर्स जो काम करता है वो ग्रेविटेशन, और कोई काम नहीं करता, उससे डिस्टेंस और कोई फोर्स काम नहीं करता। ग्रेविटेशन फोर्स जहां तक आपने सुना होगा वो खाली अट्रैक्शन करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर दो गैलेक्सीज आपस में, अगर दो गैलेक्सीज हैं तो उनको आपस में अट्रैक्ट होना चाहिए, उनको आपस पास में आना चाहिए, दे कांट बी स्टैटिक, उनको पास में आना चाहिए। तो मतलब यूनिवर्स को छोटा होना चाहिए। वैसे जरूरी नहीं है, जैसे ये तो कहना हो गया कि आपने एक पत्थर लिया और छोड़ दिया तो पृथ्वी की तरफ गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी अटैक करती है पत्थर को। लेकिन आप जानते हैं ये बात सही नहीं है। अगर आप पत्थर को ऊपर फेंके तो पृथ्वी दूर जाता है शुरू में, इसलिए जाता है क्योंकि आपने उसको ऊपर की वेलोसिटी दी है। हालांकि उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है लेकिन शुरू में तो दूर जाता ही है। लेकिन पत्थर कभी स्टैटिक नहीं रह सकता। आप पत्थर को छोड़िए, वो हवा में लटका रहे वहीं पे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो पृथ्वी की तरफ गिरेगा या आप वेलोसिटी देंगे तो ऊपर जाएगा और उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो सही कंक्लूजन ये होना चाहिए था कि यूनिवर्स या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है। गैलेक्सीज या तो आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इस सब में जो हमने बताया, इसमें बेसिक चीज ये असम्पशन है कि न्यूटन का जो लॉ है नियम का, कि हर मैसिव चीज, कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये नियम हम यूज करते हैं, जो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स या तो एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। पत्थर या तो पृथ्वी की तरफ गिरता है, पृथ्वी से दूर जाता है, स्पीड कम होती जाती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आइंस्टाइन की थ्योरी, जो नई थ्योरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। न्यूटन के नियम उसमें इंक्लूडेड थे लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी थी। उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड हो जाता था जिसे कहते थे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। उसकी वजह से ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव नहीं रह जाती, वो कभी कभी रिपल्सिव हो सकती है। मतलब इंटरेस्टिंग है, दो ऑब्जेक्ट G(m1m2)r² फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी हो तो एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी थी। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मेरी थ्योरी तो बहुत रिच है, उसमें तो रिपल्शन की पॉसिबिलिटी है और मुझको यूनिवर्स स्टैटिक बनाना है, तो मैं इसमें ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ। तो जहां पे G(m1m2)r² को अटैक करेगा, ये लैम्डा की वजह से रिपल करेगा, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों बैलेंस कर देंगे, यूनिवर्स स्टैटिक हो जाएगा। दैट्स व्हाट आइंस्टाइन थी।
तो आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को स्टैटिक बना दिया, बिकॉज उनकी थ्योरी में ये पॉसिबिलिटी थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर न्यूटन होते इस समय तो आइंस्टाइन की तरह, तो उनका होता है कोई चांस नहीं है। ही डिड नॉट नो अबाउट कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, उनको पता नहीं था इसके बारे में। वो कहते हैं कि यूनिवर्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपैंड करेगा, और न्यूटन को नोबेल प्राइज मिल जाता, क्योंकि बाद में मालूम हुआ कि यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपैंड कर रहा था। एंड जब ये मालूम हुआ, तो जब ये मालूम हुआ कि उन्होंने एक्सपैंड कर रहा था, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करके। तो अब आपको हम थोड़ा डार्क एनर्जी, ये जो रिपल्सिव कांस्टेंट, इसको आज हम डार्क एनर्जी कहते हैं। ये उस समय नहीं थी, मालूम नहीं था इसके बारे में, लेकिन अब मालूम हुआ है कि एक्चुअली डार्क एनर्जी है थोड़ी। इसके बारे में बाद में बताएंगे, इसकी थ्योरी के बारे में। लेकिन ये डार्क एनर्जी का नेचर कैसे होता है, इससे रिपल्सिव फोर्स कैसे आता है, ये आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको न्यूटन का नियम मालूम होगा। न्यूटन की ग्रेविटेशन फोर्स का जो नियम है, हम ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल एम कैपिटल एम, दो बॉडीज के बीच में फोर्स होता है। माइनस साइन डिनोट करता है अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये आप जानते हैं, मास होता है वॉल्यूम टाइम डेंसिटी होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम सेम हो, तो आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, माइनस टाइम डेंसिटी। माइनस साइन डिनोट करेगा अट्रैक्शन को, और डेंसिटी ज्यादा होगी सेम वॉल्यूम में, तो मास ज्यादा होगा, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल माइनस डेंसिटी। ये न्यूटन का नियम है। आइंस्टाइन की थ्योरी में कुछ एडिशनल हो जाता है, तो वो आपको हम दिखाते हैं। खाली इस ऊपर की लाइनें छोड़ दीजिए आप, वो आपके मतलब की नहीं है। ये देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अब चेंज हो गया फॉर्मूला, प्रोपोर्शनल टू माइनस डेंसिटी है, माइनस रो जो है डेंसिटी है, वो तो भाई मास आ जाएगा। इसमें 3p टर्म और है, प्रेशर। प्रेशर, हर चीज में प्रेशर होता है। आप जब एक कोई पानी की बोतल लेते हैं, पानी में प्रेशर होता है, हवा में प्रेशर होता है। आप एक क्यूब का बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर प्रेशर होता है, तो उसमें ये प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, आइंस्टाइन ने कहा। ये प्रेशर की वैल्यू एक्चुअली, इसमें एक सी स्क्वायर टर्म होता है स्पीड ऑफ लाइट का, इसकी वजह से ये फोर्स, ये प्रेशर का टर्म जनरली बहुत निग्लिजिबल होता है, देख नहीं पाते हैं इसको आप, इसका मेजरमेंट, इसलिए न्यूटन को इसके बारे में नहीं मालूम था। लेकिन सही फार्मूला ये है कि माइनस रो प्लस 3p। तो ये प्रेशर जो है, आपको मालूम होगा गैस का जो है प्रेशर, उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वेलोसिटी की वजह से होता है। जनरली आप जो गैस हवा देखते हैं, इसमें वेलोसिटी बहुत कम होती है इनकी, तो इनका प्रेशर बहुत कम होता है। लेकिन जब आप डील करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर की गैसेस का, जिनमें पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो प्रेशर टाइम काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इट टर्न्स आउट कि डेंसिटी, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कोई चीज का नेगेटिव नहीं होता कभी, तो डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन प्रेशर पी कैन बी नेगेटिव, बड़ी आसानी से हो जाता है। ये आपको हम समझा नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है इतना, लेकिन प्रेशर पी कैन बी नेगेटिव। यार, ये बहुत सी एग्जांपल होती है, लैब में भी होती है, जिसमें प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, तो उसमें आप उसको देखते नहीं जनरली। अब आप ये देखिए, फोर्स है माइनस रो प्लस 3p है, तो रो तो पॉजिटिव है, लेकिन 3 बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और रो को कंपनसेट कर दे, तो पूरा टर्म रो प्लस 3p नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पूरा साइन और बाहर का नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा। प्लस साइन फोर्स का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स। तो अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें प्रेशर नेगेटिव हो और बहुत ज्यादा हो, नेगेटिव हो, तो वो जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है उसको डोमिनेट कर जाती है, और टोटल फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। डार्क एनर्जी इसी को कहते हैं। तो डार्क एनर्जी एक ऐसा तरह का फोर्स, ऐसी तरह की एनर्जी होती है जिसमें साथ में प्रेशर होता है जो नेगेटिव होता है। ऑर्डिनरी मास की जो ऑर्डिनरी जो पार्टिकल्स आप जानते हैं, उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, उसका प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन स्पेशल टाइप की एनर्जी हो सकती है जिसका प्रेशर नेगेटिव हो, और इतना नेगेटिव हो कि वो रो को डोमिनेट कर जाए, और टोटल उसकी वजह से फोर्स जो है रिपल्सिव हो जाए। ऐसी इसको डार्क एनर्जी कहते हैं। तो ये हम एक चीज यहाँ पर स्लाइड है, लेकिन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन है ये कि आपने शायद नाम सुना होगा, डार्क मैटर का भी नाम सुना होगा। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में कोई रिलेशन नहीं, कोई भी संबंध नहीं। आपने सुना होगा मैटर एनर्जी रिलेशन E=mc² सुना होगा, वो चक्कर यहाँ कोई नहीं है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में खाली कॉमन चीज ये है कि दोनों डार्क हैं। डार्क एनर्जी को डार्क इसलिए कहते हैं कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। डार्क मैटर ऐसा मैटर है जिससे लाइट नहीं निकलती, यही खाली दोनों बीच में कॉमन है, और कोई। डार्क एनर्जी एक ऐसी एग्जॉटिक एनर्जी है, स्पेशल टाइप की एनर्जी, जिसका प्रेशर नेगेटिव होता है। डार्क मैटर कोई भी ऐसा मैटर जिससे लाइट ना निकलती हो। ऐसे बहुत से पार्टिकल जानते हैं, न्यूट्रॉन से लाइट नहीं निकलती,
आप न्यूट्रिनो एक और एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लैब में डिस्कवर हो, लैब में खूब स्टडी किया जाता है, न्यूट्रिनो लेबोरेटरी बन रही है इंडिया मालूम होगा, उससे लाइट नहीं निकलती है। तो ये ऐसे ये ऑर्डिनरी पार्टिकल जो होते हैं जिधर लाइट नहीं निकलती है उनको डार्क मैटर कहते हैं उनको। तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी किसी ने नहीं देखी आज तक। डार्क एनर्जी यूनिवर्स में है ये हमको मालूम है, लेकिन कैसी है किसी को नहीं पता। लेकिन मैटर ऐसा जो डार्क है वो हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये यूनिवर्स में डार्क मैटर बहुत सारा है, ये लोगों को बहुत आश्चर्यजनक चीज मालूम हुई थी। और इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में अभी हम टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन अगर टाइम बचा बाद में तो आई विल कम बैक टू इट। इसकी जो हमारे कुछ स्लाइड्स हैं इसके बारे में बाद में आएंगे अगर टाइम होगा तो। ये समझ लीजिए कि डार्क मैटर यूनिवर्स में बहुत सारा है। जो आप मैटर देखते हैं, ऑर्डिनरी मैटर देखते हैं, हाँ मे बी ये बता देते हैं कि जो जैसे डार्क मैटर लिखा है, एनी मैटर इन द यूनिवर्स विच डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट। तो जो भी मैटर अपनी लाइट एमिट नहीं करता उसको डार्क मैटर कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सोलर सिस्टम में देखिए सन से लाइट निकलती है तो वो उसको ल्यूमिनस मैटर कहते हैं। लेकिन प्लेनेट से लाइट नहीं निकलती, अर्थ से लाइट नहीं निकलती, अर्थ खाली सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो अर्थ को डार्क मैटर कहेंगे। तो ये मालूम अब ये हुआ, आप देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका पूरे का जो मास है वो बेसिकली सन के अंदर कंटेंट है। सबसे हैवी प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर का मास जो है सन उससे 1000 गुना बड़ा मैसिव है। तो अगर आप सब प्लेनेट्स का मास भी नेग्लेक्ट कर दीजिए तो सोलर सिस्टम का मास पूरा सन में ही कंटेन है। तो लोगों ने जब गैलेक्सीज का मास नापने की कोशिश की तो उन्होंने जो उसमें तारे थे, स्टार थे, उनका मास नाप लिया। लेकिन मालूम यह हुआ कि पूरी गैलेक्सी का जो मास है वो जितना उन्होंने मास नापा था उससे 10 गुना ज्यादा है। मतलब जो स्टार्स हैं उनका मास 10% है, 90% मास दिख ही नहीं रहा। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में अगर सन से का मास कुछ है तो उससे 10 गुना ज्यादा मास प्लैनेट्स में समझ लीजिए, ऐसा तो नहीं है। तो ये इसको डार्क मैटर कहते हैं। ये डार्क मैटर है जो हम लोग ऑर्डिनरी मैटर लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं इसको। अच्छा, अब थोड़ा आपको हम थोड़ा यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है तो एक आपको जनरली लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है इसके बारे में, क्यूरियोसिटी होती है कि ब्लैक होल के बारे में। तो हमने कहा थोड़ी इसके बारे में बात करें फिर यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो ब्लैक होल्स आर वेरी कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। आप जैसे अर्थ के ऊपर हम रहते हैं तो अर्थ के ऊपर आपको मालूम होगा कि एक पत्थर आप ऊपर फेंकिए तो थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता है, लेकिन बहुत हाई स्पीड पे फेंकेंगे तो वापस कभी नहीं आएगा। उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इतनी स्पीड से पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा, एस्केप कर जाता है। अब अगर आप अर्थ को मास वही रखिए, उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए और कंप्रेस कर दीजिए, तो छोटा कर दीजिए, तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है G m1m2/r² पे। तो अर्थ का मास तो वही रहेगा, लेकिन आप अर्थ को कॉम्पैक्ट करेंगे तो अर्थ तो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, आप सेंटर के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो फोर्स बढ़ जाता है। फोर्स बढ़ जाता है तो आपको ज्यादा स्पीड से भेजना पड़ेगा। आप छोटा करते जाइए अर्थ को, इवेंचुअली एक साइज आएगा जब एस्केप वेलोसिटी बिकम्स लार्जर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर एस्केप वेलोसिटी लाइट से भी बड़ी हो जाए तो लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, और लाइट से ज्यादा स्पीड किसी चीज की होती ही नहीं है, तो कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। अर्थ को कितना छोटा करना पड़ेगा, ये बड़ा आश्चर्य की चीज है। अर्थ का 6,400 किलोमीटर रेडियस होता है। अर्थ को 1 सेंटीमीटर छोटा करेंगे जब आप, अगर वो नहीं कर सकते आप, लेकिन 1 सेंटीमीटर छोटा अगर कर दीजिए आप अर्थ को तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। तब उसकी सरफेस पे लाइट भी बाहर निकल पाएगी। सन को अगर आप लेंगे, आप सन का रेडियस को अगर आप इतना कॉम्पैक्ट कर दीजिए कि 3 किलोमीटर रेडियस हो जाए उसका। अभी इसका रेडियस करीब मिलियन किलोमीटर होता है, 10 लाख किलोमीटर। उसको आप 3 किलोमीटर कंप्रेस कर दीजिए तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्लैक होल के सरफेस पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कि वहां से लाइट भी निकल सकती है। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ब्लैक होल इज नॉट लाइक ए सॉलिड बॉडी। कभी और अलग बात करेंगे हम लोग ब्लैक होल के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब ब्लैक होल से लाइट भी निकल नहीं सकती तो आप देखेंगे कैसे? कैसे लोगों को मालूम है कि ब्लैक होल होता है? ब्लैक होल से कुछ नहीं निकलता। आप स्टार्स कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां से लाइट निकलती है। गैलेक्सी कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें स्टार्स है जिससे लाइट निकलती है। मगर हाउ विल यू सी ब्लैक होल जिससे लाइट नहीं निकलती? तो होता यह है कि जनरली ब्लैक होल के आसपास में कुछ और स्टार्स होते हैं। कई बार होता है कि बाइनरी स्टार्स होते हैं, 2 स्टार एक दूसरे को चक्कर लगा रहे होते हैं और एक उनमें से ब्लैक होल बन जाता है बाद में, जो स्टार
व्हेन स्टार डाइज इट कैन बिकम ब्लैक होल। जब स्टार ब्लैक होल बन जाता है तो ये दूसरे स्टार से गैसेस को अब्सॉर्ब करता है। अब देखिए, जैसे हमारा सन था, हमने बताया इसका साइज 10 लाख किलोमीटर बड़ा है। 10 लाख किलोमीटर बड़ा स्टार सन हमारा, लेकिन जब ये ब्लैक होल बनता है तो इसका साइज 3 किलोमीटर हो जाता है। तो देखिए, जैसे ये है, अब इसमें एक बाइनरी स्टार की पिक्चर है, पिक्चर नहीं, आर्टिस्टिक इंप्रेशन है। ये देखिए 10 लाख किलोमीटर बड़ा ये कोई एक स्टार है, जहां पे कहीं 3 किलोमीटर बड़ा एक छोटा सा ब्लैक होल होगा। अब सॉरी, अगर ये 10 लाख किलोमीटर है, 3 किलोमीटर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, पॉइंट टाइप की चीज होगी, वो इसकी गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। जनरली क्या होता है कि दो स्टार जब घूमते हैं एक दूसरे के चारों ओर तो दोनों एक दूसरे गैस एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ब्लैक होल तो ब्लैक होल बन गया, तो जब स्टार ब्लैक होल बन गया उसकी गैसेस बची नहीं, तो इस स्टार की खाली गैसेस उसमें जाती हैं। अब ये समझिए 10 लाख किलोमीटर बड़ा गैस का क्लाउड 3 किलोमीटर में कंप्रेस हो जाता है जब ब्लैक होल के अंदर एंटर करता है। तो ट्रेमेंडस कंप्रेशन होता है गैस का, बहुत ही कंप्रेस हो जाती है। जो गैस को आप कंप्रेस करते हैं तो बहुत गर्म हो जाती है, जो कोई चीज बहुत गर्म होती है उससे रेडिएशन निकलता है। तो इस गैस का जो इस स्टार की जो गैस इसमें एब्जॉर्ब होती है उससे जेट टाइप की रेडिएशन निकलता है। ये रेडिएशन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, तो इसकी न्यूमेरिकल स्टडी की है, कंप्यूटर से स्टडी की है, उसे कंक्लूड करते हैं कि इसके अंदर ब्लैक होल है। ये हाउ यू सी ए ब्लैक होल। ये एक अगेन उसका एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, अभी भी ब्लैक होल नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ से जेट निकल रहा है, ऐसे गैस जाती है स्टार के अंदर, ब्लैक होल के अंदर। तो अच्छा, ब्लैक होल के बारे में बात हो गई। नाउ विल गो बैक टू द क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग यूनिवर्स। अच्छा, क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, बट आई थिंक हम क्वेश्चन को बाद में एड्रेस करेंगे, दैट विल बेटर आइडिया। सो लेट्स बैक टू द चेंजिंग यूनिवर्स। सो देखिए, हमने बताया था कि आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके, डार्क एनर्जी को इंट्रोड्यूस करके यूनिवर्स को स्टैटिक बना दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक हो। तो ये समय का पैराडाइम था, उस समय का जनरल यही सोच थी उस समय की। हाँ, उसके बाद हुआ ये कि एडविन हबल ने ऑब्जर्वेशन किए, स्पेशल ऑब्जर्वेशन किए, उससे उन्होंने मालूम किया कि गैलेक्सीज हमारे स्टैटिक नहीं है, हमसे दूर जा रही हैं। सब की सब गैलेक्सीज जिनसे भी देखो वो हमसे दूर जा रही है। ये उन्होंने डॉपलर शिफ्ट से किया। डॉपलर शिफ्ट में जब कोई सोर्स होता है, अगर आपको डॉपलर शिफ्ट के बारे में मालूम है, जैसे कि प्रकाश एक तरंग होती है, और प्रकाश एक तरंग होती है, तो जब वो तरंग किसी वेव होती है, तो जब किसी सोर्स से हमारी तरफ आती है, वो सोर्स दूर जा रहा हो, ये समझिए जैसे कि एक वेव को क्या बता, आप एक रस्सी लीजिए, वो रस्सी को ऊपर नीचे हिलाइए तो वेव बन जाती है। अगर आप रस्सी को हिलाते हिलाते आप दूर जाइए उससे, तो वो रस्सी फैलेगी थोड़ा ना, तो वेव थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसको वेवलेंथ कहते हैं। वेव बड़ी हो जाएगी, वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। लाइट का जो कलर है वो उसकी वेवलेंथ डिपेंड करता है। बड़ी वेवलेंथ की लाइट लाल रंग की होती है, छोटी वेवलेंथ की लाइट नीले रंग की होती है। तो इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब एक सोर्स लाइट एमिट कर रहा हो, तो मान लीजिए एक तारा है, एक गैलेक्सी जिससे पीले रंग की लाइट निकल रही है, और गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, तो उससे जो लाइट वेव्स आ रही हैं, क्योंकि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, वो वेव फैलती जाती है। फैलती जाती है मतलब है कि वो पीले की बजाय में उनकी वेवलेंथ और बड़ी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, उनकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है। तो अगर वो गैलेक्सी हमारी तरफ आएगी तो वो वेवलेंथ और सिकुड़ जाएगी, लाइट वेवलेंथ छोटी हो जाएगी और ब्लू हो जाएगी लाइट, इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो हबल ने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने स्पेशल लाइट के ऊपर फोकस किया। मालूम था कि गैलेक्सी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी स्पेशल वेवलेंथ की लाइट होती है, मालूम था सोडियम होता है, सबकी स्पेशल लाइट होती है। और उस लाइट को उन्होंने ऑब्जर्व किया और मालूम किया कि जो जो गैलेक्सी जा रही है उन सबकी वेवलेंथ फैल गई और बड़ी हो गई वेवलेंथ, तो मतलब वो हमसे दूर जा रही है। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया कि सब गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो और ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है। उन्होंने वेलोसिटी मेजर की। तो ये हबल का नियम भी, इस पे हम थोड़ा बाद में, इसको भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की वजह से। सो हबल के ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन हो गया पक्का कि यूनिवर्स इज नॉट स्टैटिक एंड इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, फैल रहा है। एंड जैसा मैंने बताया कि जब ये डिस्कवरी हुई आइंस्टाइन के उस समय, तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये बड़ी गलती की उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि यूनिवर्स या तो फैलना चाहिए था या सिकुड़ना चाहिए था। देयर वाज नो नीड फॉर दिस थिंग्स। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस समय जब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था, तो मैंने कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड
करने का न्यूटन के नियम से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अगर, तो ग्रेविटी तो अट्रैक्टिव रही खाली, डार्क एनर्जी से ही ग्रेविटी रिपल्सिव हो सकती है। अगर डार्क एनर्जी नहीं है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नहीं है, तो ग्रेविटी तो अट्रैक्टिव हुई, ग्रेविटी अट्रैक्टिव हुई। अगर अट्रैक्टिव ग्रेविटी खाली है तो गैसें जब दूर जाएंगी तो उनकी वेलोसिटी कम होती जानी चाहिए। जैसे मैंने बताया, पत्थर को ऊपर फेंकिए आप तो ऊपर जाएगा, पृथ्वी से दूर जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो उस समय पहले वाकई में लोग सोचते थे, उस समय जब ये डिस्कवरी हुई, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था, यूनिवर्स एक्सपैंड जरूर कर रहा है लेकिन इसका एक्सपेंशन स्लो होता जाएगा धीरे धीरे। उससे लोग कहते थे डिसेलरेशन पैरामीटर, यूनिवर्स डिसेलरेट करेगा, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। रिसेंट ऑब्जर्वेशन अभी बहुत ही एक्साइटिंग ऑब्जर्वेशन हुए हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड भी कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब ये इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि जब आप पत्थर को ऊपर फेंकिए तो ऊपर तो जाएगा, आपने फेंका है, लेकिन वो नीचे नहीं आएगा कभी, वो उसको ऊपर जाने की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये तो वैसे ही हुआ कि पृथ्वी उस पत्थर को अपनी तरफ अटैक नहीं करी, उससे रिपेल कर रही है। तो यूनिवर्स ऐसे बिहेव कर रहा है इसमें कि गैलेक्सी दूर जा रही है, उनकी वेलोसिटी दूर जाने की बढ़ती चली जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो इसका मतलब डार्क एनर्जी है और काफी सारी है। अभी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर एनर्जी यूनिवर्स में है उसमें टोटल जितनी मैटर एनर्जी हमको मालूम है उसका खाली 5%, 5% ऑर्डिनरी मैटर है जिससे हम सब लोग बने हुए हैं। स्टार्स बने, ल्यूमिनस मैटर जिसे कहते हैं, स्टार्स बने हैं, गैलेक्सीज बनी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ विजिबल गैलेक्सी, पार्ट ऑफ गैलेक्सी बना है, हम लोग बने हैं। 23%, 23% डार्क मैटर है। किसी को पता नहीं क्या है, होता है न्यूट्रिनोज हो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा है एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे लाइट नहीं निकलती है इनसे, होता है न्यूट्रिनोज, ऐसे कोई पार्टिकल हो। 72%, 72% डार्क एनर्जी है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये इसका कंपोजिशन है यूनिवर्स का। तो ये समझ लीजिए 100% में खाली 5% वो समझते हैं, 95% वो समझते ही नहीं यूनिवर्स क्या है, कहाँ का बना हुआ। अब ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, दिस कंबाइंड विद द थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी लीड्स टू रिमार्केबल कंक्लूजन। सिंपल फैक्ट है, देखिए जब हबल ने ऑब्जर्व किया था तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप यूज किया था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे उस समय, जिनसे मालूम हुआ था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सी दूर जा रही है। अब ये ऑब्जर्वेशन बहुत ट्रिवियल हो गया। ऑर्डिनरी छोटे टेलीस्कोप के साथ में स्पेक्ट्रोमीटर अटैच करके आप हाई स्कूल बीएससी के स्टूडेंट मेजर कर सकते हैं कि जो गैलेक्सी जो देखते हैं पास की गैलेक्सी वो हमसे दूर जा रही है, आसानी से मालूम हो जाएगा। अगर ये गैलेक्सी सब दूर जा रही है तो मतलब पहले पास में थी, और पहले जाएंगे और पास में थी। इसका मतलब यूनिवर्स पहले छोटा था तो एवरेज डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यूनिवर्स पहले बहुत छोटा था। एंड आप स्टडी करते जाइए, इसके लिए इक्वेशन सही यूज कीजिए, सही इक्वेशन आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जनरल रिलेटिविटी कहते हैं, तो अप्लाई कीजिए। वो जब सही इक्वेशन अप्लाई करते हैं आप तो उससे मालूम होता है कि यूनिवर्स शुरू में बहुत ही छोटा था। इट स्टार्टेड फ्रॉम ए सिंगुलैरिटी। इसका बेसिकली मतलब है कि एक्सट्रीमली हाई एनर्जी डेंसिटी, एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी, और उसके बाद यूनिवर्स एक बहुत ही जाइगेंटिक एक्सप्लोजन में शुरू हुआ और उसके बाद फैलता चला गया यूनिवर्स। इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। जब यूनिवर्स बहुत ही छोटा था, बहुत ही कंप्रेस था, बहुत ही हाइट, हमने बताया गैस को आप गर्म जब कंप्रेस करते हैं तो गर्म हो जाती है, तो यूनिवर्स जब बहुत ही कंप्रेस था तो बहुत ही हाई डेंसिटी थी, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और बहुत ही गर्म भी था उससे। जब बर्थ हुई थी यूनिवर्स, उसके बहुत ही छोटे समय बाद में, ये समय लिखा है इसको प्लैंक स्टेज कहते हैं, इसका नंबर आपको हम बताएंगे तो मीनिंगलेस है, 10⁻43 सेकेंड, 0.00042 zeros and 1 सेकेंड। उसके पैदा होने के इतना तुरंत बाद में इसकी डेंसिटी ही थी 10⁻87 टन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 86 जीरो, सॉरी 87 जीरो ना, 1 के बाद में 87 जीरो, तो 87 जीरो आप लगाएंगे उतने टन पर सेंटीमीटर क्यूब था। इस समय आपने जो सबसे भारी चीज देखी होगी, लेड देखा होगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वजन उसका, 10 ग्राम। जो सबसे हैवी चीज हम लोग को मालूम है इस समय वो न्यूट्रॉन स्टार होता है, इसका वजन होता है 10.8 टन पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स लाइक ये होता है यूनिवर्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार रूटीनली ऑब्जर्व करते हैं। इट्स लाइक एक बड़ा एवरेस्ट पूरा माउंटेन पीक को आप एक क्रिकेट बॉल में कन्वर्ट कर दीजिए, कंप्रेस करके पूरी एवरेस्ट माउंटेन को एक क्रिकेट बॉल में कंप्रेस कर दीजिए, तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो डेंसिटी न्यूट्रॉन स्टार होती है, वो खाली 10.8 टन पर सेंटीमीटर क्यूब है। यूनिवर्स की डेंसिटी उससे
79 टाइम्स ज्यादा था जब यूनिवर्स शुरू हुआ था। तो आप ये समझिए कि जो यूनिवर्स बहुत छोटा था, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी गैलेक्सीज हैं, इसकी पिक्चर हमने बनाई है। तो देखिए ये गैलेक्सीज हैं, अभी है गैलेक्सी, इतनी सारी गैलेक्सी, दूर दूर गैलेक्सीज हैं। पहले पास में थी, और पास में थी, और पास में थी। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब आप गैलेक्सी बहुत पास में थी और मैं बताया गैलेक्सी का साइज है, शायद अभी 100,000 लाइट ईयर्स है, तो गैलेक्सी एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, तो बहुत पहले जाएंगे आपको। तो गैलेक्सी तो एक दूसरे के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनमें बेसिकली स्टार्स होते हैं और एम्प्टी स्पेस होती है। लेकिन इवेंचुअली जितना यूनिवर्स हम देखते हैं वो बहुत छोटा था, इसमें आपको स्टार्स भी ओवरलैप करने पड़ेंगे। हाउ डू यू ओवरलैप स्टार? एक सन के ऊपर दूसरा स्टार कैसे लगाएंगे आप, दूसरा स्टार? तो एक्चुअली होता ये है कि बहुत पहले स्टार्स ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखते हैं हमको। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना? शुरू में एक ये गैस क्लाउड था, बहुत बड़ा सा गैस क्लाउड। वो गैस क्लाउड अपनी ग्रेविटी से कंप्रेस होता चला गया, उसका बीच का पोर्शन, सेंटर पोर्शन बहुत कंप्रेस हो गया, और इतना कंप्रेस हो गया और इतना हॉट हो गया कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गए, फ्यूजन रिएक्शन। वो स्टार बना, सन बना हमारा। और जो बाहर के पोर्शन थे गैस क्लाउड के, वो प्लेनेट बने। मतलब ये कहने का है कि हमारा सोलर सिस्टम आज से अरबों साल पहले गैस क्लाउड था। तो गैलेक्सी से पहले बेसिकली गैस क्लाउड थी। तो ये सब ऐसे नहीं देखना चाहिए कि गैलेक्सी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ये सब गैस क्लाउड एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। गैस जब ओवरलैप करती तो ज्यादा डेंसिटी हो जाती है। तो गैस पहले की थी, लंपी थी। देखिए जैसे ये गैलेक्सी है, जहां पे गैस थी, यहाँ गैस थी, बीच में गैस कम है बहुत। तो ये गैस कहीं ज्यादा थी, कहीं कम थी, लेकिन सब गैस था। ऐसा था, देखिए बहुत पहले के समय पे इस तरह गैस थी, कहीं ज्यादा डेंस गैस थी, कहीं हल्की गैस थी। फिर जहां ज्यादा डेंस की थी वहां ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा था, वो और डेंस हो गई। जहां हल्की थी और हल्की हो गई, बीच में स्टार्स बनने शुरू हुए, बाद में गैलेक्सी बनी। तो यूनिवर्स का तो कंक्लूजन ये है कि यूनिवर्स हमारा पहले हॉट गैस में बना था। ये गैस यूनिफॉर्म नहीं थी पहले, और ये गैस बहुत हॉट थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यूनिवर्स जो पहले हॉट था बहुत, इसी को बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। इसमें ये एसेंस कंटेंट है कि एलिमेंट्री पार्टिकल का क्या रोल होता है, ये आपको समझाते हैं। अभी यूनिवर्स की एज बर्थ के बाद में 13.7 बिलियन ईयर्स है। इट्स वेरी कोल्ड। आप बाहर अगर अंतरिक्ष में जाइएगा तो टेम्परेचर आपको 3 डिग्री केल्विन मिलेगा, -270 सेंटीग्रेड, -270 सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर है जी, कंप्लीटली कोल्ड। अगर आप पहले जाएंगे यूनिवर्स को, बहुत पहले जाएंगे तो बहुत कंप्रेस था, हाईली कंप्रेस गैस और बहुत हॉट था। जब यूनिवर्स की एज 3 लाख साल थी बर्थ के बाद में, अभी 13.7 बिलियन ईयर्स है। जब उस समय 300,000 ईयर्स थी फ्रॉम द टाइम ऑफ बिग बैंग ओरिजिन यूनिवर्स, तो उसका टेम्परेचर 10,000 सेंटीग्रेड था। 10,000 केल्विन, 10,000 सेंटीग्रेड। 10,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जितनी मेटल्स हो जानते सब मेल्ट हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। बल्कि एटम भी आयनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एटम से अलग हो जाता है। जब एज ऑफ द यूनिवर्स वॉज फ्यू सेकेंड, वो तो 3 लाख साल था। जब भी और भी पहले चले जाइए, जब बर्थ के समय फ्यू सेकेंड था, तो यूनिवर्स का टेम्परेचर 10 केल्विन था। ये 10 जीरो, 10 के बाद 10 जीरो। सबसे हॉट चीज जो आपको मालूम होगी वो सन मालूम होगा। सन का जो आप सरफेस देखते हैं उसका टेम्परेचर 6,000 सेंटीग्रेड होता है, 6,000 सेंटीग्रेड। लेकिन सन के सेंटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 10 लाख सेंटीग्रेड। 10 लाख 1 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। तो 10 लाख ये केल्विन सेंटीग्रेड टेम्परेचर सब बराबर होता है। तो 10 लाख सेंटीग्रेड टेम्परेचर सन के सेंटर में होता है। और यूनिवर्स का जब एज फ्यू सेकेंड था तो उसका टेम्परेचर उससे भी 10,000 गुना ज्यादा था। इस टेम्परेचर पे इतनी ज्यादा हॉट हो जाती है गैस, इतनी ज्यादा उसकी एनर्जी हो जाती है कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जो है ब्रेक हो जाते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर टूट जाता है, प्रोटॉन से अलग हो जाते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस नहीं बचता, कोई गोल्ड नहीं होता, सिल्वर नहीं होती, आयरन नहीं होता, खाली प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और पहले चले जाइए, जब यूनिवर्स की एज माइक्रो सेकेंड थी, 0.000050 सेकेंड थी, तो टेम्परेचर वॉज मोर देन 10 केल्विन। उस समय प्रोटॉन से न्यूट्रॉन भी नहीं बचते, उनके अंदर के जो क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स है वो निकल आते हैं। उसके पहले कोई भी कंपोजिट स्ट्रक्चर बचता ही नहीं, कोई भी कंपोजिट स्ट्रक्चर, सिर्फ खाली वो बचते हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ये समझ लीजिए यूनिवर्स जब माइक्रो सेकेंड के ऊपर था यूनिवर्स, खाली एलिमेंट्री पार्टिकल बचते हैं उसमें। इसे कहते हैं क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा और प्लाज्मा ऑफ अदर पार्टिकल, प्लाज्मा। इस चीज को इस तरह की, तो यूनिवर्स जब माइक्रो सेकेंड ऊपर
के पहले की स्टेजेस में था, तो उसमें क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा था और प्लाज्मा और एलिमेंट्री पार्टिकल था। ये तो थ्योरी हो गई, ये तो आपने डिड्यूस किया, कंक्लूड किया। इंटरेस्टिंगली इसको हम लोग यूनिवर्स की इस छोटे से पार्ट को अपनी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं आजकल। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में यही हो रहा है, और एक और जगह है ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में, रिक उसे कहते हैं, रिलेटिविस्टिक हेवी एंड कोलाइडर, वहां भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या करते हैं, दो हैवी न्यूक्लियस को लेते हैं, दो हैवी एटम्स को, जैसे लेड लेड हुआ या गोल्ड गोल्ड हुआ, उनको खूब हाई एनर्जी पे कोलाइड करते हैं। इनके न्यूक्लियस आपस में कोलाइड करते हैं, उतनी हाई एनर्जी पे कोलाइड करते हैं कि वो सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूट जाता है, क्वार्क और ग्लूऑन बनता है खाली। और क्वार्क ग्लूऑन का जो प्लाज्मा बनता है वो ऑलमोस्ट वैसे ही होता है जैसा आपको यूनिवर्स था शुरू में। तो इसीलिए आपने सुना होगा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के लोग कहते हैं कि उसमें हम लोग यूनिवर्स की जो अर्ली स्टेजेस हैं उसको देख सकते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है कि अब क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, देखिए अब यूनिवर्स जब क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा था उस समय, तो यूनिवर्स उस समय कैसे एक्सपेंड कर रहा था आप ये समझेंगे अगर, तो आपको मालूम करना चाहिए कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था आपस में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न करता है यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में फिर आपने ये देखा कि हमने बताया था आइंस्टाइन की थ्योरी में, खाली मास डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी नहीं होती, प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो क्वार्क और ग्लूऑन आपस में खाली ये जरूरी नहीं मालूम करना है कि उनका मास कितना है, उसे तो खाली ये मालूम होगा कि वो कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन क्वार्क और ग्लूऑन आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो क्या उनका प्रेशर नेगेटिव है? अगर उनका प्रेशर नेगेटिव है तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन फर्क हो जाएगा। इसलिए अर्ली यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसा हो रहा था उस पर डिपेंड करता है आज का यूनिवर्स कैसा हम लोग का एक्सपेंड करेगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि पार्टिकल का इंटरेक्शन कैसा हो। तो यूनिवर्स की हिस्ट्री जो है समझने के लिए ये बहुत जरूरी है मालूम करना कि पार्टिकल के आपस का इंटरेक्शन कैसा है। ये जो है इसे कहते हैं एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स, ये नई ब्रांच है। एस्ट्रोफिजिक्स तो आप जानते हैं यूनिवर्स की स्टडी, और पार्टिकल फिजिक्स एलिमेंट्री पार्टिकल की। एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में जिसमें आप ये जानते हैं कि पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नेचर, उनका जो प्रॉपर्टीज हैं, उससे यूनिवर्स के एक्सपेंशन क्या रिलेशन है, तो वो हम लोग स्टडी करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आती है। इस समय हम लोग, आपने सुना होगा पार्टिकल के एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो अनाइलेट कर जाते हैं एक दूसरे को। हर पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल होता है। लेकिन जितनी चीजें आप देखते हैं, आपको एंटी पार्टिकल खाली लैब में प्रोड्यूस होता है, आप एंटी पार्टिकल दिखते नहीं है। यू ओनली सी पीपल, यू डोंट सी एंटी पीपल, इन द सेंस कि दो लोग मिल जाए वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। जितना यूनिवर्स हम लोग देखते हैं वो सब मैटर का बना है, एंटी मैटर का नहीं बना। तो यूनिवर्स में ये सब मैटर ही मैटर क्यों है, एंटी मैटर क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ी पजल है। ये साइंस की बहुत बड़ी पजल है, सॉल्व नहीं हो पा रही है। इसके लिए पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी प्रपोज की है लोगों ने, उससे शायद ये प्रूव हो जाए कि क्यों मैटर ज्यादा है, एंटी मैटर क्यों नहीं। तो ये सब यूनिवर्स के बारे में ये बहुत ही पजल्स हैं, इनको समझने के लिए पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए, यूनिवर्स बहुत हॉट था शुरू में, अब एवरी हॉट थिंग एमिट अ लाइट, यू नो दैट थिंग। आयरन रॉड को आप अगर देखिए तो गर्म कीजिए तो पहले लाल होती है, और गर्म कीजिए येलो होती है, और गर्म कीजिए ब्लू हो जाती है। तो एवरीथिंग हॉट थिंग एमिट्स लाइट। Big Bang theory predicts that universe was extremely hot in the universe early stages. That means must have been filled with bright light. अब जब यूनिवर्स एक्सपैंड किया और कूल हुआ तो यूनिवर्स की ये जो लाइट जो है उसकी भी वो चेंज होगी, इसका नेचर चेंज होगा। और जैसे कि अगर आयरन ब्लू था तो रेड हो जाता है बाद में, तो वैसे ही लाइट भी चेंज होगी। जो यूनिवर्स के अंदर जो मैटर था वो कूल हुआ चला जाएगा, उसमें तो जो लाइट फिल्डअप थी वो भी कोल्ड मैटर के करस्पॉन्ड करेगी, कूल होती चली जाएगी देर तक। इस समय वो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है आप जानते हैं। तो इस समय वो लाइट जो है वो माइक्रोवेव की तरह होती है, माइक्रोवेव में आती है। माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अंतर खाली ये है कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ बड़ी होती है और लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है। ये माइक्रोवेव वही है जिसमें आपका मोबाइल काम करता है और टीवी का सिग्नल आता है, वही माइक्रोवेव है। इस माइक्रोवेव की डिस्कवरी हुई थी, तो यूनिवर्स में माइक्रोवेव बैकग्राउंड फील्ड अप है, इसमें नोबेल प्राइज मिला था। ये ऐसा ये बाय द वे पूरे स्काई की पिक्चर है। आपने देखा होगा कि अर्थ का एक मैप होता है इस तरह का, एलिप्स टाइप का देते हैं मैप, पूरे स्फीयर का मैप इस तरह का दिया जाता है। तो ये पूरे स्काई का मैप है। पेंजियास एंड विल्सन ने इसकी डिस्कवरी की थी और उन्होंने ब्लैक व्हाइट डिस्कवर किया था। ये हमने बताया ना कि माइक्रोवेव में होता है। अब देखिए प्रॉब्लम है कि हम लोग के यहाँ एलसीडी एलईडी टीवी आ गए हैं। अगर किसी के यहाँ लकीली
पुराना बॉक्स पिक्चर ट्यूब वाला टीवी है अगर आपके यहाँ किसी के यहाँ, तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने नोट की होगी कि जब आपका सिग्नल ऑफ हो जाता है, केबल सिग्नल ऑफ हो जाता है, तो उसमें वाइट वाइट डॉट्स आने लगते हैं, नॉइज होती है वो, वाइट वाइट डॉट्स आते हैं इसके। ये नॉइजी सिग्नल है, माइक्रोवेव के जो सिग्नल्स होते हैं। लेकिन ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन है यूनिवर्स का, जो पुराने यूनिवर्स जब पैदा हुआ था उस समय जो यूनिवर्स रेडिएशन था, वो रेडिएशन अभी तक पैदा है, अभी तक है माइक्रोवेव में, वो भी तो टीवी रिसीव करेगा, वो भी टीवी रिसीव करेगा। तो आप जो डॉट्स देखते हैं टीवी पे, उसका 1%, 100 में से एक डॉट जो है वो वही माइक्रोवेव बैकग्राउंड का रेडिएशन का बड़ी होती है। जब कभी आप टीवी को देखिए और सोचिए उसका 1% लाइट आप यूनिवर्स की ओरिजिनल लाइट देख रहे हैं, जो यूनिवर्स पैदा हुआ था उस समय की, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ओके, तो यूनिवर्स अगर शुरू में मैंने बताया कि गैस में फिल्ड अप था, लेकिन गैस यूनिफॉर्म नहीं होती थी। अगर यूनिफॉर्म गैस थी तो यूनिफॉर्म ही रहती है हमेशा, कहीं पे लंपी थी, कहीं ज्यादा डेंसिटी की, कम डेंसिटी थी, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी का मतलब हॉट ज्यादा हुई, और कम डेंसिटी का मतलब हुआ कि कोल्ड हुई। तो यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है, ये माइक्रोवेव बैकग्राउंड का टेम्परेचर है, वो कहीं ज्यादा है, कहीं कम। इसकी डिस्कवरी हो गई है लोगों ने। ये टेम्परेचर का एडिशन मैप्स हैं, बल्कि ये टेम्परेचर के मैप्स हैं। ये जो नन्हे नन्हे डॉट जो दिख रहे हैं, ये जो पीले पीले रंग के हैं वो ज्यादा गर्म है, नीले नीले ठंडे हैं, ये थोड़ा थोड़ा था। ये सब डिनोट करता है कि पहले की गैस की लंपीनेस कैसी, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। और इन सबको स्टडी करके हम मालूम करते हैं कि यूनिवर्स की पहले के क्या स्ट्रक्चर था। इंटरेस्टिंग, इसके साथ में हम बंद करेंगे कि हमें भी रहने देते, यही कुछ हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड यूनिवर्स, बैकग्राउंड माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन जो है, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है हमारी यूनिवर्स की। और इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करके हम यूनिवर्स से जब शुरू हुआ था उस समय की सॉलिड है, फ्लैटनिंग नहीं, थोड़ा सा फ्लैटन है, वही है स्ट्रक्चर, इट्स नॉट परफेक्टली क्लियर। Okay, that's the end of my talk. ठीक है, okay, that's the end of the question. So now, so और एक चीज मैं बोल दूं कि सर ये जो इतना सारा complicated which come from a lot of research in astrophysics as well as in particle physics. right. And ये दोनों को मिला के अभी जो आगे आ रहा है सर, उसको कैसे बच्चों के पास ले जाएं ये बातें, ये उनका कोशिश था। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर अजित श्रीवास्तव इज आल्सो इन्वॉल्व्ड in India March for Science, which is for scientific outlook, to build up scientific temperament among the students. He is an active member in India March for Science. और अभी जो COVID-19 है उसमें करीब 600 साइंटिस्ट सारे इंडिया के वो लिख के दिए थे कि कैसे इसको फाइट करना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट उसका आगे लाना चाहिए। So Professor Srivastava was also very prominent in that activity. तो देते हुए हम ये मीटिंग अभी एंड करेंगे। और एक बात अगर नहीं बोलूंगा तो वो कम होगा कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुआ है, जैसे लोग चल के रास्ते में जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर साइकिल में जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव यहाँ पे पहले ही थे जो चाहते थे कि लोगों के पास हम पहुंचे, इवन द साइंटिफिक कम्युनिटी शुड रीच टू द पीपल, और उनका ही इनिशिएटिव था जिसके वजह से बीसीएम आज उनके पास खड़ा हुआ है। तो इसलिए भी उनको पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमें टाइम दिए हैं और इसका रिकॉर्डिंग भी हम रखे हैं, और वी विल put this recording so that others can listen it again. If you have any more questions, then you can write it to BCM email address, that is bcmodisha@gmail.com, and we will try to find the answer from Professor Srivastav and let you know. Thank you all. Thank you very much, Siddharth. It was a pleasure. Okay, thank you.